नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और इस बुलेटिन में बात करेंगे एसआईआर की, जिसमें पूरे देश भर में चर्चा का सबसे अहम बिंदु इस वक्त बनकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 28 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी और 7 फरवरी तक ये महाअभियान चलेगा। करीब 103 दिनों तक वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा और ये अभियान लगातार चलाया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे, पुरानी लिस्ट में हुई गलतियों को सुधारा जाएगा। खास बात यह है कि अगले साल बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर भी इस प्रक्रिया को आजमाया जाएगा, लेकिन असम में नहीं, क्योंकि वहां नागरिकता से जुड़े नियम अलग हैं। जाहिर है अब सवाल यह है कि क्या ये अपडेट 2026 के चुनाव के जो समीकरण हैं उनको प्रभावित करेगा, और ऐसे ही तमाम अहम सवालों पे हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ में। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान मेजर जनरल अनिल वर्मा, जो कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन, उनको देखते हैं, और साथ ही अनुराग वर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इन दोनों से हम चर्चा करेंगे। आप दोनों का ही स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत अनिल जी आपसे करेंगे कि एसआईआर आखिर क्या ऐसा सबक या क्या ऐसी लर्निंग रही बिहार इलेक्शन में, जिसको अब इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इसका पैन इंडिया या यूं कहे कि 12 अहम राज्यों में इसकी शुरुआत की जाए। देखिए, जब उन्होंने पहले नोटिफिकेशन निकाला था जून 2025 में, तभी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये पूरे देश में किया जाएगा। और बिहार का जिस तरीके से उन्होंने रोल आउट किया था वो बहुत ही कम समय था। जून 24 या 25 को उन्होंने ये अनाउंस किया था और उसके तुरंत बाद कार्रवाई शुरू हो गई। और लगभग मेरे ख्याल 3 महीने के समय में पूरी कार्रवाई खत्म कर दी गई। उसी का काफी विरोध हुआ था कि एक तो समय बहुत कम है, इलेक्शन होने वाले हैं, बाढ़ की स्थिति है, लोगों को कंसल्ट, पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्ट नहीं किया गया, अपने उसमें नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में, और सडनली एक प्रकार से थोप दिया गया। और उसके बाद आपको मालूम ही है कि एडीआर ने पीआईएल दाखिल किया था और फिर उसके बाद काफी दूसरी संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टीज ने और लोगों ने भी किया था। तो उसमें मुद्दे यही थे कि एक तो जो उन्होंने प्रोसीजर जो बताया गया था वो बड़ा कम्बरसम था, और मेन उसका वो ये था कि वो सिटीजनशिप को प्रूव करना चाहते थे। और ये सब पीआईएल जिन्होंने भी दायर करी, उन्होंने कहा कि ये काम होम मिनिस्ट्री का है, सिटीजनशिप इस्टेब्लिश करने का इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। और इसीलिए हमने भी अपनी पिटिशन में यही कहा था। और दूसरी बात, इसका ये डर था कि इसकी जिस प्रकार से ये प्रोसीजर इन्होंने बिहार में करेंगे, उससे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब ज्यादा वोटर्स के नाम कटेंगे बजाय इसके कि और ऐड किए जाए। और दूसरा, इसका मेन जो फर्क था, पहले के जो प्रोसीजर 2003 में किया गया था बिहार में, उसके अंदर एक प्रिंट फॉर्म जिसमें डेटा पूरा भरा हुआ था वो एन्यूमरेटर को दिया गया था, और वो घर घर जाके उसको सिर्फ वेरीफाई किया था उन्होंने कि ये इंडिविजुअल वहां रहते हैं या किसी की मृत्यु हो गई है या माइग्रेंट हो गए हैं या क्या है। इस बारी पूरे का पूरा बर्डन सिटीजन और वोटर के ऊपर डाल दिया गया कि आप प्रूव करिए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। और बल्कि जो इनका नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा भी था कि अगर आप नहीं प्रूव कर सकेंगे तो मतलब आप सिटीजन ही नहीं है इंडिया के। तो इसकी वजह से काफी बौखलाहट भी हुई वोटर्स में, और काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी इसकी वजह से। और वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो बोला था, उसमें आधार, वोटर आई कार्ड और जो दूसरे बहुत कॉमनली यूज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया था, उनको शामिल नहीं किया था। तो इसकी इतनी मेरे ख्याल 8-10 सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं, लेकिन जो मेन लीगल मुद्दा है उसके ऊपर अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ। सारी प्रोसीजरल मैटर्स पर ही हर बारी डिस्कशन होता था और वही मामला रह जाता था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले 1-2 हियरिंग के बाद बोला था
कि अगर इसमें कोई गलती पाई जाएगी तो फिर हम इलेक्टोरल रोल को नहीं चलने देंगे जो बिहार का ये हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो ड्यूटी है वो इलेक्शन कमीशन की है, उससे कोई मतलब कोई वो है ही नहीं, डाउट नहीं है उसमें किसी को भी। लेकिन जो ट्विस्ट इन्होंने उसमें कर दिया था ऑर्डर्स में वो, और दूसरी बात फिर वो 2003 का ऑर्डर भी कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि पहले किस प्रकार से किया गया था और अब उसमें क्या चेंज है। दूसरा, इन्होंने सोचा था कि तमाम इलेक्टोरल रोल दोबारा से नए तरीके से बनेंगे और सबको नया वोटर आई कार्ड दिया जाएगा। अब वो ये जो हियरिंग्स के दौरान जिद्दोजहद हुई काफी, तो उसकी वजह से, बल्कि इन्होंने ऑर्डर भी दे रखा था 7.5 करोड़ वोटर आई कार्ड्स का बिहार के लिए, वो शायद इन्होंने रद्द कर दिया बाद में। तो अभी जो इन्होंने अब 12 ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का ऐलान किया है, तो 2026 में जैसे मालूम है आपको, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के इलेक्शंस हैं असेंबली के। ये तकरीबन अप्रैल मई में होंगे। उसके बाद 2027 में गोवा, यूपी और गुजरात का है, और 2028 में छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान का है। तो जहां तक रह गई बात समय की, तो 2027 और 28 वाले तो ठीक है, उसके लिए काफी समय है करने के लिए। लेकिन ये वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु के लिए फिर भी अभी लगभग 6 महीने का आप समझिए समय, 5 महीने का या 6 महीने का समय इन्होंने दिया है। और इसमें कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं जिसका मैं कहूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स हुई हैं उसके बनिस्बत उन्होंने ये डिसीजन लिए हैं, थोड़ी बहुत तब्दीलियां की हैं। लेकिन जो हियरिंग्स हो रही हैं उसमें जो मेन मुद्दे उठाए गए, सबसे मुद्दा पहले तो यही था कि भाई ये इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का मामला नहीं है, ये वोटर्स का मामला है। एज ए सिटीजन, एज ए वोटर, मेरा हक है मैं जानूं कि आप किस प्रकार से ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो एक डिमांड की गई थी कि जो 66 लाख वोटर्स के नाम पहले काटे गए और फिर फाइनल लिस्ट के टाइम 3.66 लैक्स और काटे गए, मतलब लगभग 70 लाख ही हो गए जिनका की नाम कटा गया, वो कौन लोग थे उनकी डिटेल्स आप पुटअप करिए अपनी वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन, वो अभी तक नहीं किया गया है। दूसरा, जो लोगों ने एनालिसिस किया है और एफिडेविट्स में हमने भी इनको इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था, उसमें अभी भी काफी बड़ी तादाद में डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं। जो जिनको मृत दिखाया हुआ है वो जीवित हैं। जो एड्रेसेस हैं वो एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोटर्स का वो रहने का मिलता है, 50-60 लोगों का। और बहुत से ऐसे हैं जिनके एक ही वोटर के नाम पर कई अलग अलग वो बने हुए हैं, सेम कंस्टिट्यूएंसी में भी बने हुए हैं और अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में भी बने हुए हैं, और कई दूसरे स्टेट्स के भी बने हुए हैं। तो इस तरह की जो अनैमलीज अभी भी हैं, अगर ये इतनी जल्दी जल्दी में जो इन्होंने किया गया है कार्रवाई, तो उसका कोई क्लैरिफिकेशन, कोई जवाब नहीं दिया जाता। जब हियरिंग होती है तो इलेक्शन कमीशन के जो माननीय वकील हैं वो पॉलिटिशियंस की तरह बात करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ये है, तथ्यों से कोई चीज साबित नहीं करते। तो वो ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा मुद्दा है इसके। और इसके एनालिसिस से लोगों ने किया है, मीडिया हाउसेस ने, दूसरों ने, कि बिहार के इसमें ही जैसे कि जो जेंडर रेशियो है वो पहले 907 औरतें थीं 1000 मेल्स के उसमें वोटर्स, वो गिरकर 892 पर आ गया। जबकि सबको मालूम है कि माइग्रेंट्स जो होते हैं वो मेल ज्यादा होते हैं बनिस्बत फीमेल्स के। फीमेल्स का माइग्रेशन बिहार में होता है विद इन द स्टेट, क्योंकि किसी की शादी बिल्कुल हो गई, किसी का कुछ, वो इधर से जी उधर अनिल जी, दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज में चले जाती हैं। कि आप, जाहिर है कि तमाम खामियां मौजूदा सिस्टम में नजर आती हैं जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान अश्विनी कुमार दुबे भी जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और इस विषय पे अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। अश्विनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एसआईआर का ऐलान भले ही चुनाव आयोग ने किया हो, लेकिन आपको इसकी उपयोगिता और समय पर आपको क्या लगता है कि कितना राइट टाइम पर यह कॉल है,
और क्या लगता है कि जब SSR स्पेशल समरी रिवीजन पहले से ही चल रहा था तो क्या वो नाकाफी था जिसकी वजह से SIR को अब रोल आउट करना पड़ रहा है? देखिए, ये डिस्क्रिशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में देखें और इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स है उसमें देखें तो ये डोमेन में आता है पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के। और अब उस पूरे प्रोसेस की वैधानिकता पर जो प्रश्न खड़े हुए और टाइमिंग पर जो प्रश्न खड़े हुए, उस प्रश्न को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक्सटेंसिव सुनवाई हुई। और उसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो याचिकाकर्ता थे उनसे भी और इलेक्शन कमीशन के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे कोर्ट में, उनसे भी पूछा कि आप एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दीजिए जिनको अगर इन लोगों ने जो अग्रीव्ड हैं इस पूरे प्रोसेस से SIR के, अगर वो कह रहे हैं कि जो एक्चुअल वोटर्स हैं उनके नाम इस शुद्धता नवीन पंजीकरण में जो है छूटा है, SIR में छूटा है, और दूसरा वो लोग कौन से लोग हैं, तो उसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई। 5 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का आप अगर ऑर्डर उठाएं तो उसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR पूरी तरह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और यह उसका विशेषाधिकार है, प्रोगेटिव है। और कोर्ट ने टिप्पणी किया कि हम हर अपने काम हाथ में क्यों लें, चुनाव आयोग के पास अपना तंत्र है, उसे काम करने दिया जाए। लेकिन अगर आप अग्रीव्ड होते हैं और आपके पास उसके सबूत हैं तो आपके पास ये है कि आप हमारे पास आ सकते हैं उस बात को लेकर के। अब दूसरे चरण की, जैसे जो 12 राज्यों में SIR की बात हो रही है, जिसमें से लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और 4 नवंबर से जो घर घर जाकर गणना की बात हो रही है, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, 7 फरवरी 26 को प्रकाशित कीजिए। उसका मध्य प्रदेश का तो मैं स्वयं रहने वाला हूं। मध्य प्रदेश में तो अभी चुनाव नहीं है विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में भी अभी चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल में जरूर है। तो एक स्टेट कह के अगर एक्सटेंसिवली 12 राज्यों में ऐसी कोई इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज चल रही है तो कैसे टाइमिंग पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, अगर आप अग्रीव्ड होते हैं, कोई जेन्युइन, देखिए उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनको डिफेंड करने वाले और उनके लिए अपनी बात कहने वाले जो सिविल सोसाइटी या उसके लोग हैं जो कोर्ट में जाते हैं, उसके अलावा अगर आप छोड़िए, अगर आप देखिए कि रियल जो लोग हैं जिनको लगता था, जो सो कॉल्ड कहते थे कि हमारा नाम नहीं है, ऐसा कोई लिस्ट आई नहीं सुप्रीम कोर्ट में। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन करके रखा था और यह भी कहा कि कभी भी ऐसी बात आएगी, क्योंकि मैं स्वयं एक कानून का विद्यार्थी हूं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो बात आई उस बात को देखते हुए मैं कह रहा हूं। और ये तमाम इन मुद्दों पर कई दिनों की बहस चली और उस बहस के बाद जो है ये आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलेक्शन कमीशन को एक ओरल यह भी सुझाव दिया था कि आप एक विस्तृत नोट तैयार करें जिसमें जो 3,66,000 नाम जो बिहार की बात थी हटाए गए और जोड़े गए, उनका पूरा ब्यौरा और उसके कारण आप दीजिए। और कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जो SIR है वो चुनाव आयोग का अपना जुरिस्डिक्शन है, उसका कार्यक्षेत्र है और उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो अब इन बातों को लेकर के अगर किसी एक जुडिशरी दूसरे जो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है उसमें इंटरफेयर करती है तो वो एक्सेस एक्सरसाइज होगा, अनलेस कि कोई ऐसे रीजंस टू बिलीव है, जिन रीजंस टू बिलीव में लगता है कि हाँ आर्बिट्रीनेस है, वो आर्बिट्रीनेस कोर्ट के सामने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कहीं नहीं आई। अब प्रक्रिया है, अब प्रक्रिया में डोर टू डोर वेरिफिकेशन हो गया, एनुअल रिवीजन, ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं BLO उनकी नियुक्ति, और एनुअल रिवीजन में अगर मान लीजिए जो हर वर्ष होता है उसमें कोई सवाल जी, और ऐसे ही सवाल अब जो है राजनीतिक खेमे से भी उठने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति के हर पहलू को भी देखते आ रहे हैं और SIR जब बिहार में इसका ऐलान हुआ था तो जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। जाहिर है वो अब भी हो रहा है कि जब 12 राज्यों में इसका ऐलान किया गया है, किस तरीके से राजनीतिक खेमेबाजी हो रही है सरकार को घेरने की, और इस विरोध को आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में केंद्र सरकार इसके किसी दबाव में आ सकती है या आती हुई नजर आएगी?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करूँ कि वोटर लिस्ट में जो भी सुधार है, जो भी उसकी जो है नवीनीकरण है या उसमें जो भी गलतियाँ हैं, उसको हटाने का जो भी काम है, वो चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है, वो उनका काम है, वो करेंगे। जिसको प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम उठा सकता है, लोगों ने उठाया भी। अब आज समस्या ये है कि लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार में एसआईआर पे जो भी समस्याएँ उठाई गई और जिन्होंने उठाई, उन्होंने बड़ी-बड़ी यात्राएँ करी, वोट वोट अधिकार यात्रा करी पूरे बिहार में घूम-घूम के मोटरसाइकिल पे और बड़ा सोशल मीडिया पे वो छाए रहे। वो खुद जैसे चुनाव पास आने लगा, वो विदेश यात्राओं पे चले गए और बिहार का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी दलों ने इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया के विरोध को कितना सीरियसली लिया। तो बिहार में जो विपक्ष है, उसने ये बता दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया का जो विरोध वो कर रहे हैं, वो विरोध करने के लिए कर रहे हैं, उसमें मेरिट कुछ नहीं है। अभी भी आप विरोध करेंगे। क्या आपको लगता है आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं कि आपको लगता है कि ये सरकार किसी भी इस तरह की बातों से कोई दबाव में आने वाली है? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और जिस तरह से मैंने सरकार को जैसे स्ट्रांगली मुद्दों पे खड़े होते देखा, मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार कोई दबाव में आ रही है या कोई बात कर रही है। आपको कोर्ट जाना जाओ, कोर्ट में भी उनको जवाब मिल गया। भई देखिए, सारी लोकतंत्र में सारी अदालतों से बड़ी अदालत जो होती है, वो जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत में जाने से पहले ही आपने मैदान छोड़ दिया। राहुल गांधी जी बिहार में कहीं चुनाव पास आने लगा, वो विदेश यात्रा पे चले गए। उसके बाद वो बिहार नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि जो विपक्ष का अपना तो जो स्टैंड जाहिर है वो मतलब कितना सरकार भले ही दबाव में ना आए, लेकिन कई ऐसे सवाल, अनुराग जी मैं इस वक्त आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि एक ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन दो तीन अहम सवाल हैं। एक तो डेटा प्राइवेसी का, अप्रवासी भारतीय जो हैं उनका क्या होगा, ऐसे कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जाने जरूरी हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ये जो अहम सवाल है इनके जवाब हम अपने विशेषज्ञों से जरूर जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और एक एसआईआर के मुद्दे पे एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है डेटा प्राइवेसी को लेकर के, और इसी पर हमारे साथ अश्विनी कुमार दुबे जी मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अश्विनी जी, डेटा प्राइवेसी ये गंभीर सवाल लगातार उठ रहा है कि जो बीएलओ की जिम्मेदारी होगी घर घर जाकर के डेटा कलेक्ट करने की, और जिस डेटा का यहाँ पे जिक्र हो रहा है उसकी प्राइवेसी, उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाए, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने जायज ये सवाल हैं और इस पर जो फिलहाल का फ्रेमवर्क है वो कितना मजबूत आपको नजर आ रहा है? राइट टू प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी दोनों इंटरलिंक्ड एक दूसरे से, और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच जो जजमेंट है जस्टिस पुत्तुस्वामी के केस में, उसमें साफ क्लियर था कि किसी भी परिस्थिति में राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं किया जाता। लेकिन उसमें एक टेस्ट ये भी था कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी, अगर उसको डाटा किसी भारत में रह रहे सिटीजन का, खास तौर से किसी अपने कंट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों का डाटा तो भारत की एजेंसी के पास ही है। जैसे जो आधार बनाने वाली एजेंसी है उसके पास भारत में जितने लोगों के आधार के डाटा सब उनके पास है। तो ऐसा तो डाटा प्राइवेसी में बीएलओज वो डाटा लेकर के किसी बिजनेस हाउस को नहीं बेचेंगे, ये उसका अगर बेचते हैं या देते हैं वो इसका इन्फ्रिंजमेंट होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट पर्पस के लिए, अगर एसआईआर जैसी वैधानिक एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट करने के लिए वो डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो डाटा सही जगह पर पूरी गोपनीयता को रखते हुए पहुंचता है, तो उसमें डाटा प्राइवेसी का कोई वायलेशन नहीं होता। आप याद करें जैसे सूर्यकांत की एक टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो छद्म वोटर्स हैं वो सामने क्यों नहीं आना चाहते, वो इसलिए नहीं आना चाहते कि वो अवैध तरीके से या गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, तो सामने आने पर उनकी पोल खुल भी सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक एक्सरसाइज अंडरटेकन करना है। वो एक्सरसाइज उन लोगों के बीच में जो वैध मतदाता हैं और वो जो वैध होने का दावा कर रहे हैं। तो वैध मतदाता होना और वैध होने का दावा करना, इन दोनों में अंतर है। इसीलिए इस एक्सरसाइज को जो वर्किंग मैकेनिज्म है, वो वर्किंग मैकेनिज्म पूरे तरह से काम करता है और भारत की शीर्ष अदालत ने उसको माना सही। अब इसमें एक जैसे और भी बात आती है जो अभी आप कह रहे थे, पर जाने से पहले आपने कहा कि कुछ जैसे
अप्रवासी भारतीयों के केस में, या असम जैसे जो स्पेशल स्टेट्स हैं जहां सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6 है, वहां पर अलग इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट अगर आप याद करें जो पिछले वर्ष आई, उसमें आया कि 1 जनवरी 1966 के पहले असम में जो प्रवेश करने वाले अप्रवासी हैं उनको भारतीय नागरिक माना जाता है। यानी कट ऑफ डेट जो 1 जनवरी 66 25 मार्च 1971 के बीच अप्रवासी जो थे प्रवेश करने वालों की कुछ शर्तों के साथ नागरिकता प्राप्त, वो भारत के बाकी हिस्सों से कंपेरेबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो भारतीय मूल के जो विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिली, उसको देश की टॉप कोर्ट ने माना। लेकिन वो बांग्लादेश, देखिए वो बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले जो अवैध प्रवासी हैं उस समय क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में आए, उसके लिए आप बाकी देश के जो ये प्रक्रिया है उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सिटीजनशिप की आर्टिकल 6A सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट का जो लागू है। अब SIR की प्रणाली अगर आर्बिट्री अश्विनी जी, लेकिन जिस प्रणाली का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी का हवाला देकर के जबरदस्त विरोध भी किया जा रहा है। ऐसे में जिस विरोध के लिए हमने पहले सवाल किया था अनुराग वर्मा जी से, एक बार उनका दोबारा रुख कर लेते हैं, उनसे एक चीज जान लेते हैं कि ये कहा जा रहा है कि SIR की पूरी प्रक्रिया दरअसल केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, तो इससे सरकार क्या फायदा देख पा रही है, क्या फायदा वो ले पाएगी, इसको अगर आप दर्शकों को समझा पाएं। और दूसरा ये कि क्या SIR SSR से बेहतर है, इसलिए इसको अपनाया जा रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, सबसे पहले चीज ये समझ लीजिए कि राजनीति जो है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं वो अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। उसमें अगर मान लीजिए कि इसमें NDA या बीजेपी अपने लाभ के लिए SIR करवाना चाहती है, वैसे तो ये इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप कर रहा है, लेकिन अगर उनका कोई रोल है इसमें, तो इसमें इसको एक बुराई के तौर पे नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस के तौर पे देखा जाना चाहिए। नंबर 1। मेरा कहने के पीछे ये रीजन है कि क्या जो पहले की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने सरकार बचाए रखने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए कोई ऐसी काम नहीं किया जिसकी आलोचना ना हुई हो। आलोचना होती रही, काम होते रहे और सरकारें बनती हो जाती रही। नंबर 2, जो विपक्ष का एक सबसे बड़ा काम हो गया है, वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही एक दुखद है कि वो हर चीज में जो इंस्टीट्यूशंस को की गरिमा को खराब करने की, डैमेज करने की कोशिश करते रहते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल चीज है, वो थोड़ी गलत है। ठीक है, समय को देखते हुए एक आखिरी सवाल यहाँ मेजर जनरल अनिल वर्मा से लेना चाहेंगे, और वो सिर्फ इतना संक्षेप में आपसे जाऊंगा वर्मा जी कि क्या बिहार में SIR की पूरी एक्सरसाइज एक सफल एक्सरसाइज थी या नहीं थी, आपकी क्या राय है? क्योंकि ये मामला अभी भी सब जुडिस है और बिहार के केस में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, तो उसमें बहुत इश्यूज थी जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही बताया था, और उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। काफी सवाल अभी भी खड़े हैं, तो जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट से, तो हम कह नहीं सकते कि ये सफल थी या वो थी, क्योंकि वो 59 लाख लोगों का तो डिटेल्स बताया ही नहीं ना, क्यों काटे गए हैं वो। तो जाहिर है कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, और उन्हीं जवाबों से ये शायद तय हो पाएगा कि SIR की जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा महाअभियान है, वो कितना सफल रह पाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अभियान जिससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं, उन पर चर्चा के लिए हमारे तीनों खास मेहमान जुड़े हुए थे, और आप सभी का शुक्रिया करेंगे कि आपने अपना समय दिया और दर्शकों को समझाया कि इसके तमाम पहलू और उसके मायने क्या हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।